नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखना है। आइए देखते हैं, जो कि पहले चैप्टर से संबंधित हैं बायोलॉजी के, क्लास 12 के। तो जब सवाल पूछे कि किसी कोशिका में इतने गुणसूत्र हैं तो उसमें कितने होंगे, उसमें कितने हैं तो इसमें कितने होंगे, तो वो आज हम लोग सवाल करना सीखेंगे। आज के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं हो जो आपको ना आए, बस मेरी बात मानना है, बस जो हम कहें वो ध्यान सुनना। जैसे हमें कुछ चीज़ पहले याद करनी है कि ये कोशिकाएं कैसे कैसे होती हैं। जैसे मान लो हमने पूछा कि आलू इतने में है, बैंगन इतने में, भांटा इतने में है, तो ये मतलब भांटा मतलब बैंगन ही होता है, तो कौन कितने, हमें रेट तो पता होना चाहिए ना। पहली बात तो जब तक रेट नहीं पता होगा हम पैसा कैसे उससे मतलब लेंगे। जैसे मान लो हमें गिनना भी नहीं आता तो गिनना भी आना चाहिए। जैसे मान लो आलू 20 रुपये किलो है तो हम लेके 50 रुपये दे दिए भैया। अब क्या हुआ कि वो हमें मान लो 40 वापस कर रहा है या 10 वापस कर रहा है। अरे हमें गिनती भी तो आनी चाहिए ना, तभी हम सारे सवाल कर पाएंगे। उसके लिए चीज़ें याद होनी चाहिए, अगर याद है तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा भैया। तो अगर इतना आप याद कर लेंगे तो इस टाइप का कोई भी सवाल बने गलत होगा ही नहीं, गलत नहीं होगा पक्का। तो हम बताते हैं क्या। देखो पहले लिखा सहायक कोशिका, क्या लिखा है सहायक कोशिका। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है विरोधी कोशिका। सहायक कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड, विरोधी कोशिका एंटीपोडल बोलते हैं। अंडाणु एग सेल, परागकण या पराग कोशिका कहते हैं पॉलन ग्रेन कहते हैं इसको, या पॉलन सेल बोलते हैं। नर युग्मक मेल गैमीट, मादा युग्मक फीमेल गैमीट, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, गुरु बीजाणु मेगास्पोर। अब सुनना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सहायक कोशिका से लेके लघु बीजाणु कहाँ तक, गुरु बीजाणु कहाँ तक, गुरु बीजाणु, यहाँ तक की सारी कोशिका कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं, यानी यन होती हैं। कैसी होती हैं, यन होती हैं। अगुणित यानी यन होती हैं। ठीक, हाँ चल रहा है। अगुणित यानी यन होती हैं। अब सुनो, भ्रूणपोष, क्या लिखा है भ्रूणपोष, ये कैसा होता है, 3n होता है, यानी त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। और जितनी भी कोशिकाएं बच गई अब वो सब कैसी होती हैं, द्विगुणित। कैसी होती है भैया, 2n यानी द्विगुणित। कैसी होती हैं, 2n यानी द्विगुणित। फिर सुनना भैया, सहायक कोशिका, विरोधी कोशिका, अंडाणु, परागकण, पराग कोशिका, नर युग्मक, मादा युग्मक, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, और ये सब कैसे होते हैं भैया, अगुणित। कैसे होते हैं, n होते हैं। कैसे होते हैं भैया, n अगुणित होते हैं। भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित यानी 3n होता है। बाकी जितनी कोशिका भी बची हैं कैसी होती हैं, सब 2n। कैसी होती है भैया, 2n। कैसी होती हैं, तो हमें अब कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ये त्रिगुणित होती है। बाकी हमें कुछ नहीं जानना है। कोई पूछे कैसी होती है भैया, द्विगुणित। कैसी होती है, द्विगुणित। तो आपको याद करना है। अब सुनो, हम सवाल लगाते हैं। हम लोग लिखा है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में, कहाँ, पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी दे रहा है, 24। अच्छा आप ये चेक करो, इसमें कहीं लिखा है पत्ती कोशिका, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कहीं लिखा है पत्ती कोशिका नहीं लिखा है ना। तो पत्ती कोशिका कैसी होती है, 2n। कैसी होती है, 2n। कह रहा पत्ती कोशिका में गुणसूत्र कितने हैं, 24। तो 2n बराबर कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। तो अब कह रहा उसके भ्रूणपोष में, यानी 3n, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। ध्यान सुनना, 2n बराबर 24 है। 2n बराबर कितना है, 24 है। तो n बराबर कितना होगा, तो n यहीं रहने दो, इसे 24/2 कर दो। कितना आ गया, 12। कितना आ गया भैया, 12। n बराबर कितना आ गया, 12। n बराबर कितना आ गया, 12। हमें क्या निकालना है, अगर भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र हैं तो हमें 3n करना पड़ेगा, मतलब 3 लिखना पड़ेगा और n करना पड़ेगा। तो 3 और n के बीच क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो हम लोग यहाँ 3 लिख दिए और n बराबर कितना आया, 12 रख दिए। तो 12 3 यहाँ 36। कितना आ गया भैया, 36 आ गया। अगला लिखा है, यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिका, अब देखो यहाँ कहीं लिखा है जड़ कोशिका पौधे की, नहीं लिखा है ना। यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिकाओं में 40 गुणसूत्र कितने हैं, 40। कितने हैं, 40। तो यहाँ नहीं लिखा है ना, तो कोई भी कोशिका और हो कैसे होगी भैया, वो 2n। 2n बराबर कितना दिया है, 40। तो n बराबर कितना होगा, 40/20, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 20। अब कह रहा तो उसके परागकण, किसमें, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। परागकण तो कहीं लिखा है, परागकण, चलते हम यहाँ आ गए। ये क्या लिखा, परागकण या पराग कोशिका लिया।
ये कैसी होती है, n कैसी होती है, n। तो n बराबर ही 40 आया है, तो n ही क्या है, परागकण है। क्या है भैया, परागकण। तो n बराबर कितना, सॉरी 20 आया, कितना आया, 20 आया। कितना आ गया, 20। n अगर पूछ देता कि, कहता कि यदि किसी पौधे की जड़ कोशिकाओं में इतने गुणसूत्र, कितने 40, कितना है 40 है, तो कहता सहायक कोशिका में कितना होगा 20, विरोधी कोशिका 20, अंडाणु 20, परागकण 20, नर युग्मक 20, मादा युग्मक 20, लघु बीजाणु 20, गुरु बीजाणु 20, कितना हो गया 20। अब कहता भैया कि भ्रूणपोष में कितना होगा, तो n बराबर 20 आया है, तो 3 बराबर कितना हो जाता 20, 3 गुणे 20 बराबर 60 आता। अब कर पाएंगे ना भैया आप लोग सवाल, तो एक सवाल हम देते हैं, अगर कर पाना तो एक बार कमेंट में बता देना भैया, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी, एज विश। तो और ये हमारी लास्ट क्लास है। अब हम वीडियो मतलब लेक्चर नहीं बना पाएंगे, हो सकता है शॉर्ट्स वीडियो से बना के डालते रहेंगे बस, लेकिन लेक्चर नहीं बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लो लिखा है कि एक भ्रूणपोष पौधा है, उसके भ्रूणपोष अच्छा ध्यान सुनना, आपसे ये कह सकता है जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, एक होता है एंजियोस्पर्म होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। तो भैया ध्यान सुनना, जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, भ्रूण लिख ही नहीं पा रहे हैं, हे भगवान जय श्री राम, भ्रूणपोष, चलो ठीक है, देखो भ्रूणपोष जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। सुना है आवृत बीजी अनावृत बीजी पौधा। तो सुनो भैया, जो एंजियोस्पर्म होता है उसका भ्रूणपोष होता है 3n, कैसा होता है 3n, और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है n, कैसा होता है n, कैसा होता है n। ध्यान रखना मेरी बात। तो इसके सवाल तो नहीं पूछे गए आज तक, इसके सवाल नहीं पूछे गए, अगर पूछ लेता तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुना। मान लो कहता है एक जिम्नोस्पर्म कोई पौधा दे दिया, कहता है जिम्नोस्पर्म के या अनावृत बीजी पौधे की जड़ की कोशिकाओं में 20 गुणसूत्र, कितने हैं 20। तो यहाँ 2n बराबर कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब कहता है इसका जो भ्रूणपोष है उसमें कितने होंगे, तो उसके भ्रूणपोष कितने होते हैं भैया n, तो यहाँ 20/2 कर 10, n बराबर कितना आ जाएगा 10, कितना हो गया 10। तो इसके भ्रूणपोष में कितने होंगे 10। अगर यही कहता कि वो पौधा कैसा है आवृत बीजी है, कैसा है आवृत बीजी है, अब उसकी जड़ की कोशिकाओं में, एक सवाल लिखते हैं हम लोग, अच्छे से करते हैं पहले तो। चलो एक काम करते हैं, सवाल हम लिखते हैं। सवाल ये रहा, कोई एक पौधा है जिम्नोस्पर्म का जिसमें जड़ कोशिका, जड़ की कोशिका, इसमें जड़ की कोशिका, इसमें कितना है n बराबर, मान लो इसमें दे दिया कि 2n बराबर कितना है, अरे जड़ की कोशिका है मतलब 2n ही होगा ना, इसमें भी 2n होगा और इसमें भी 2n होगा। 2n बराबर मान लो इसमें भी दे रहा है 40 और इसमें दे रहा है 40, दे दिया। अब कह रहा है भ्रूणपोष में कितना होगा, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, भ्रूणपोष में इसमें कितने होंगे, भ्रूणपोष में ध्यान सुनना। तो इसका जो भ्रूणपोष होता है वो n होता है, इसका कैसा होता है 3n होता है। तो n बराबर इसमें निकालेंगे पहले, तो 2 ये 20 आ जाएगा, इसमें भी 20 आ जाएगा। तो n बराबर कितना है 20, n बराबर कितना है 20, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब इसके भ्रूणपोष में कितने होंगे, तो 20, इसके में कितने होंगे भैया 20 3 या 60, 3 गुणे 20 बराबर 60। अब तो आप कर पाएंगे ना। चलो अगला देखो। अच्छा मैं एक सवाल लिखता हूँ, आपको बताना रहेगा। चलो मैंने कहा अभी एक सवाल और करवा देता हूँ। मान लो अरे आम के भ्रूणपोष, आम के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, कितनी है 4x मान लो, नहीं मान लो मान लो 20, मान लो कितना 20, संख्या 20 है। तो 20 ना मानो काट नहीं पाओगे, 18 मानो। चलो अब सुनो,
तो इसके अब बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या बताना है, परागकण में कितने होंगे या पराग कोशिका में कितने होंगे। दूसरा गुरु बीजाणु धनु, गुरु बीजाणु। अगला है जड़ की कोशिका, और सब तो हो गए, सारे सवाल हो जाएंगे। अच्छा अंडाणु लिख लो, अंडाणु लिखा कहीं, अंडाणु। चलो कह रहा है आम के भ्रूण पोष में गुणसूत्र संख्या 18 है, कितनी 18। अब बताओ आम कैसा है, आवृत बीजी, क्या आवृत बीजी। ध्यान रखना जिन जिन पौधों में पुष्प आपको दिखता है वो सब कैसे होते हैं, आवृत बीजी। कैसे होते हैं भैया, आवृत बीजी, मतलब एंजियोस्पर्म होते हैं। अब सुनना, तो भैया आवृत बीजी है तो आम के भ्रूणपोष मतलब 3n बराबर कितना दे दिया गया भैया, 18 दिया है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 18/3 बराबर 6 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया, 6। तो परागकण कैसा होता है, अगुणित कैसा होता है भैया, अगुणित मतलब n बराबर जो आया वही होगा परागकण का, मतलब 6 हो गया। गुरु बीजाणु कितना होता है, ये भी n होता है, देखो ना गुरु बीजाणु n। जड़ की कोशिका कैसी होती है भैया, इतनी कैसी होती है, अगुणित। और भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित। बाकी सब 2n होती है, कैसे भैया 2n। तो जड़ की कोशिका कैसे होती है भाई, 2n मतलब कितना हो जाएगा भैया, 6 दूनी 2 मतलब 12, 6 गुणे 2। अंडाणु 6, देखो लिखा भी ऐसा कुछ। अब आप कर लेंगे सारे सवाल, अगर एक बार देख लीजिए समझ आएगा। अब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो करना क्या है, आपको डेली पढ़ना है, बस डेली पढ़ना है। कुछ बातें करते हैं लोग, वेट पहले मिटा देता इसको। आज कितनी तारीख है, आज नवंबर में शायद 3 तारीख है क्या, कि 4 तारीख है शायद। चलो आज नवंबर कितना है, नवंबर 4 कितना है, 4 नवंबर है। 4 नवंबर बीत ही गया। अब मान लो 5 नवंबर से पूरा नवंबर, अभी नवंबर पूरा मान लो, एक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 15 मार्च तक, 15 नवानवे से, अच्छा 15 मानो, अभी 15 पहले पेपर होगा ही नहीं। अब सुनो यहाँ कितने दिन बच रहे हैं, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो मान लो 28 ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं। अब 15 दिन बचे हैं, लेकिन देखो इसमें 5 दिन कम भी करो पहले, तो यहाँ कितना हो गया, 10 दिन बचा। अरे यार 4 दिन बीत चुका है ना, 5 कम कर लो। अब कितना हो गया, 30 दूनी 60, 30 से 90, 10, 100। आपके पास दिन कितने बचते हैं, 100। कितने दिन हैं, 100। इसी में पढ़ना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। आप सुनो भैया, इसमें आपको 70 नंबर, 70, 70, 100, 100। जो इसका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, इसका पेपर जो होगा वो 100 नंबर का, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान सुनना, आप फिजिक्स में मेहनत करिए, केमिस्ट्री में करिए, बायोलॉजी में करिए, तीनों में दबा के मेहनत करिए। लेकिन जैसे मान लो हमने इसको दिया डेली का 2 घंटे, इसको भी दिया 2 घंटे, इसे मान लो अप्रॉक्स मान लो, इसको मान लो 2 घंटे दिया, तो ऐसा नहीं कि हम इसको 1 घंटे ही दें, कम से कम इसको 1.5 घंटे डेली दीजिए आप, और इंग्लिश को 2 घंटे करीब दीजिए। क्योंकि भैया ये सब हाई स्कोरिंग है, मतलब 100 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं ना हमको, यहाँ से नंबर ज़्यादा मिल रहा है। अब जैसे मान लो आप केवल फिजिक्स में ही जुटे पड़े हैं, दिनों रात सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल साधन लगा रहे हैं। अब इन सबको आप छोड़, मान लो हिंदी इंग्लिश को आप अवॉइड कर दे, बाद में ही कर लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, फिर बाद में कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो एक काम करिए, हो सके तो आप एक चार्ट बना लीजिए, उसमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जैसे हेन तेन सब में होता है, क्या होता है उसमें, जीवन परिचय वगैरह हो गया, अलंकार, सब कुछ ऐसे सब कुछ लिखा रहे पॉइंट वाइज, हमें पता रहे क्या चीज़ क्लियर है, क्या चीज़ ऐसे टिक मारते रहना है,
ताकि हमें ये रहे, हाँ हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने इतनी बार ये चीज़ पढ़ लिया है, इतनी बार ये चीज़ पढ़ लिया है। और जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन होंगे जो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें वो नहीं पढ़ना है। नहीं तो क्रिकेट आए पढ़े उसमें भी मरे जा रहे हो, तो वही पढ़ना है। बाकी फोकस तुम्हें हिंदी इंग्लिश में भरपूर करना है, बायोलॉजी भी करना है, सब पे करना है, लेकिन इस पर भी ज़्यादा करना है, इस पर भी ज़्यादा करना है, नहीं तो सब उसी में हो जाएगा। तो सिर्फ यही करना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, बस और कुछ नहीं करना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए आप उससे दूर हो जाइए भैया। तो हम ये कह रहे थे, जैसे मान लो पढ़ाई, अगर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उस डिस्टर्बेंस का जो इशू है उसको क्लियर करिए, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करिए। वो चाहे दोस्त की वजह से हो, चाहे घर वालों की वजह से हो, चाहे भाई, कोई भी भाई बहन हो, कोई भी हो, तो आप उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और पढ़िए आराम से। अब सुनो, जैसे मान लो कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। अगर रिश्ता, जैसे मान लो आप किसी से भी बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या भाई बहन, कोई भी हो सकती है भैया। ध्यान सुनना, अगर अब इनकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ध्यान सुनना आप, दोस्त है कहीं नहीं जाएगा वो, अगर दोस्त है तब दिखावे का दोस्त है तो भाई तो दूर जाना ही पड़ेगा। अगर दोस्त है तो वो कभी गुस्सा नहीं होगा और दो चार मतलब कुछ दिन बातें बंद करो, अपने पास खुद वापस पक्का आ जाएगा। दोस्त है तब वापस आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तुम्हारा दोस्त है तो लाख गुस्सा करने के बाद भी वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर इससे कोई मतलब बात हो गई, इससे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई समस्या हो गई है, तो वो इशू बड़े आराम से फ़ोन करके सॉरी बोल दे, यार भाई यार गलती हो गई, माफ़ करना यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ठीक हो जाएगा। कोई रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार तो वैसे भी खोजते रहते हैं, इनका काम ही वही होता है कि भाई कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उतनी इनकी बात में ध्यान देना ही नहीं है, इग्नोर करो इसको ही। जैसे कहा ना कभी गाँव में हाथी आता है, हाथी में बना नहीं पाऊँगा वैसे, तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, जबकि कुछ कर नहीं पाएंगे इसका, कि भौंकते रहते हैं बस, कोई मतलब नहीं है, फर्जी चिल्लाते रहते हैं, ये कोई मतलब नहीं। अब सुनागी, जैसे मान लो कोई भाई बहन है, इसमें मेरी लड़ाई हो गई, कोई इशू चल रहा है पढ़ाई में, भाई पक्का डिस्टर्बेंस होना ही है। अगर भाई बहन में या बहन बहन में लड़ाई हो गई या भाई भाई में लड़ाई हो गई या कोई घर में इशू होता है, तब तो प्रॉब्लम पक्का होती है, मन नहीं लगता भाई पढ़ने में। तो गलती है भी नहीं भी है, सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। बस सब पहले से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भाई दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। एक ही करता रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप पढ़ो आराम से मन लगा के, जो भी हो इशू आप सॉल्व करिए। अगर नहीं हो पा रहा है इशू सॉल्व तो वहाँ से मूव ऑन कर जाइए, आप हट जाइए बस, लेकिन पढ़ो बस, कुछ भी करो, क्योंकि ये वो टाइम है, अगर टाइम निकल गया ना तो चला गया, फिर चला गया। या तो आप जैसे मान लो गलती तुम्हारी है या अगले इंसान की है, इंसान ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको लगता है हाँ ये सही है मेरे लिए, जो भी है, तो आप बात को भूल जाइए हमेशा के लिए। अगर बात ज़रूरी है तो आपको इंसान भूल जाना पड़ेगा। जो आपको उचित लगे आप वो करिए, लेकिन पढ़ना है। अगर बात ज़रूरी है तो बात को याद रखिए, इंसान को भूलिए। इंसान ज़रूरी है तो बात को भूलना पड़ेगा, इंसान ज़रूरी है तो बात को भूलना पड़ेगा, फिर सब सही हो जाएगा। आराम से पढ़िए। कुल मिला के हमें एक क्लियर कर लेना है, पढ़ना है क्या करना है, नहीं पढ़ना भाई। अगर मान लो इंसान ज़रूरी भी है और परेशानी भी हो रही, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, बात भी नहीं हो पा रही, कुल मिला के टेंशन भरी पड़ी है, तो एक काम करो भैया, आप जो भी इशू क्लियर कर लो, भैया सॉरी, दीदी सॉरी, जो भी हो गया माफ़ करिए, बस ठीक है, और पढ़ना शुरू करिए आप। नहीं तो फिर ऐसे में पेपर भी नज़दीक आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होगी, बस टेंशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा, डे बाय डे प्रतिदिन टेंशन बढ़ती जाएगी बस, और आपको लगेगा हमें कुछ नहीं आता। पेपर जैसे जैसे करीब आएगा लगे भैया हमें कुछ नहीं आता, मैं गोबर गणेश हूँ, एकदम प्योर वाला गोबर गणेश।
लेकिन जब आप मान लो कोई जब लगे आपको हमें कुछ नहीं आता तो सिर्फ क्या करना है, आपको कोई PYQ पिछले साल क्वेश्चन उठा लेना है, उसको देखना है क्या मैं कर पा रहा हूँ, इसे मैं करने में सक्षम हूँ, कर पा रहा हूँ। जो कर लीजिए, बच्ची जो ना कर पाइए उसको आप नोटबुक से देख के उसको कर लीजिए आप, बस यही करना है। जितना जैसे मान लो पेपर, अगर पेपर से पहले ध्यान सुनना, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, 100% एप्लीकेबल है वो तरीका, अगर आप लगा लें तब, नहीं तो फिर भाई आप जाने। ध्यान सुनना, जैसे मान लो अगर आप अभी पेपर देते हैं तो 50% तो आ ही जाएगा, 50% तो आपका, जैसे मान लो आप ला पा रहे हैं, मतलब अगर दे दें आपको आ जाए तब 50% आ गया। अब इसका इतना तुम्हारा आ रहा है तो अब क्या करना है आगे, ध्यान सुनना। अगर आप एक मॉडल पेपर, कितना, एक फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB, अगर आप एक मॉडल पेपर लगा डालते हो तीनों का, और एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, ध्यान सुनना आप, तो आपके 10% बढ़ जाएंगे। कितने, 10। अगर 50 आ रहे हैं 10 बढ़ जाएंगे, अगर 60 आ रहे हैं 70 हो जाएंगे। 10% बढ़ के कितना हो जाएगा भैया इसमें, 60% हो गया। अब जैसे ही आप एक पेपर और सॉल्व कर डालेंगे तीनों के आप, तो आपके 65% के आसपास बन जाएंगे। अभी 2 ही मॉडल पेपर हुए हैं तीनों के मिला के, मतलब एक सबका, एक इधर सबका। अगर आप एक और सॉल्व कर डालेंगे तो आप 70% पहुँच जाएंगे। एक और तो आप 80% के आसपास नहीं पहुँच पाएंगे, 75 पहुँच जाएंगे। एक और 80-100% पहुँच जाएंगे। अब सोचो, अब अगर एक और सॉल्व करोगे आप तो यहाँ 83-84% के आसपास पहुँच पाएंगे आप। एक और 85। अब लास्ट टाइम पे डिसाइड करेगा आप कितने मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता, नया क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन नया बनता है तो सबके लिए नया ही रहेगा, कोई नहीं कर पाएगा उसको, उसकी परेशानी में कोई नया क्वेश्चन बन गया तो हम क्या करेंगे, हाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन नया बनेगा, अगर कोई क्वेश्चन, तो आपके लिए नहीं सबके लिए नया होता है। जैसे मान लो कोई जानवर नया निकला है पूरे गाँव में, आपकी लकड़ा बग्घा आ गया, आपने कभी देखा नहीं, तो आपके गाँव में किसी ने नहीं देखा ना, जैसे इस टाइम पे मेरे गांव में किसी ने नहीं देखा। मान लो कोई ऐसे लकड़ा बग्घा, कोई मतलब ऐसा जानवर आ गया इसको किसी ने नहीं देखा, मान लो लकड़ा बग्घा नाम है उसका। नहीं, काम करते हैं, डोडो पक्षी आ गया, हमने देखा नहीं, नाम सुना है, मान लो पक्षी आ गया। अब इसको हम लोग जान तो पाए नहीं कौन पक्षी, मेरे लिए नया नहीं, फिर पूरे गाँव के लिए नया है, कोई नाम इसका नहीं बता पाएगा, नाम क्या है इसका, सबका छूट जाएगा ये। एक तरफ से जो तुक्का मान ले फिर अलग ही बात है, किस्मत सही रहे तो लगी अंधी मार दो, यही हो सकता है बस। ये तो फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे मान लो, अच्छा हाँ कुछ बताते हैं आपको, हाँ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन इस बार पेपर में। देखो पिछली बार भी हमने कहा था आ सकता है, आया नहीं, मतलब ऐसा नहीं आ सकता, आ भी सकता है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इसमें पहले एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे। कितने आंसर, 4 आंसर। उसके 4 आंसर दिए होंगे। पहले यहाँ कुछ लिखा होगा, अब फिर इधर कहेगा क्या, पहला ऑप्शन रहेगा कि क्या ये सही है, दूसरा रहेगा ऑप्शन क्या ये गलत है। पहला कहेगा सही है, दूसरा कहेगा गलत है। अब तीसरा क्या कहेगा, पहला सही है, सॉरी रुको बताते हैं, मैं भूल गया था, ध्यान सुनना। यहाँ लिखा रहेगा पहले असर्शन रहेगा, दूसरा रहेगा रीज़न। एक असर्शन रहेगा, एक रीज़न रहेगा। कुछ यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर भी कुछ लिखा होगा, यहाँ पर भी कुछ लिखा रहेगा। ध्यान सुनना, ऑप्शन 4 रहेंगे। कितने रहेंगे आपके ऑप्शन, 4 रहेंगे। ध्यान सुनना। तो पहला क्या कहेगा कि ए मतलब असर्शन सही है, दूसरा क्या कहेगा असर्शन गलत है। क्या कहेगा, असर्शन गलत है, या तो बोल देगा रीजन गलत है। तीसरा क्या कहेगा, असर्शन मतलब ए सही है, और जो बी है, बी बता रहा है कि ए सही है, मतलब दोनों, जो ए तो सही है, क्या है, ए सही है, ए सही है, और बी इसको बता, मतलब जो ये असर्शन जो है सही है, और रीजन कह रहा है कि ये सही है। ध्यान सुनना, ये हमें पता है ये सही है, लेकिन ये उसका कारण बता रहा है ये क्यों सही है।
असर्शन का कारण बता दे रीजन कि क्यों सही है, तो मैं ये वाला टिक मार देना। उसमें लिखा रहेगा बाकायदे कि सही गलत या दोनों गलत, कुछ लिखा रहेगा आपको। तो ये इस टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो सकता है आ जाए एक, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। तो आपको देख लेना एक बार। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।